प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका क्लास 8th हिंदी की कक्षा में। आज हम हिंदी में पाठ नंबर 12 है जिसका नाम है समय की सुरंग। इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। पाठ नंबर है 12 है और पाठ का नाम है समय की सुरंग। सबसे पहले हम करते हैं पाठ परिचय, यानी इस पाठ में क्या वर्णित है और इसके लेखक कौन है। इस विज्ञान परक कथा के लेखक हैं H.G. वेल्स, यानी कि समय की सुरंग जो कथा है, कहानी है, इसके लेखक हैं H.G. वेल्स। उनकी मौलिक रचना टाइम मशीन के संक्षिप्त हिंदी रूपांतरण से यह रोचक अंश लिया गया है। यानी कि उनकी एक रचना थी जिसका नाम था टाइम मशीन, उसका हिंदी रूपांतरण किया गया था और उससे यह रोचक अंश यानी कि एक छोटा सा भाग लिया गया है। इसमें लेखक ने जो कुछ वर्णन किया है वह सब काल्पनिक होते हुए भी वास्तविक सा लगता है। जैसे एक कथा है, ये काल्पनिक है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है मानो यह वास्तविक हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो हम सारी घटनाएं उनके मुंह से सुन रहे हैं। जैसे इस पाठ को पढ़ेंगे ना तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई हमें कहानी सुना रहा है। श्री विद्याचरण शुक्ल ने टाइम मशीन नामक उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया है। यानी इनकी जो रचना थी ना टाइम मशीन, उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? श्री विद्याचरण शुक्ल ने। अनुदित रचना होने के बावजूद भी इसमें मौलिकता का सुवास है। अनुदित यानी कि ये रचना है ना जो इनकी टाइम मशीन, ये उदित नहीं हुई थी, छपी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसमें मौलिकता, वास्तविकता का सुवास है, निवास महसूस होता है, जो पाठक को बरबस अपनी तरफ खींचता है, जो पाठकों को अचानक ही अपनी तरफ खींच लेता है। चैप्टर देखिए। हम सबको जैसे पक्षाघात हो गया था, प्रयोगशाला के द्वार पर वह अर्थात हमारा मित्र खड़ा हुआ था। हम सबको जैसे पक्षाघात का अनुभव हुआ क्योंकि जो प्रयोगशाला थी उसके दरवाजे पर हमारा मित्र खड़ा था। उनके कोट पर धूल की परतें जमी थी और मेरे मित्र के कोट पर धूल की परतें जमी हुई थी। बाल बिखरे हुए थे और उनका चेहरा भी पीला पड़ा था। हमारा यह मित्र एक वैज्ञानिक था और ये जो इनका मित्र था ये कौन था? एक वैज्ञानिक। उसने एक मशीन बनाई थी और उसका नाम रखा था टाइम मशीन। जैसे कि हमने पढ़ा ना कि लेखक है H.G. वेल्स और उनकी एक रचना थी टाइम मशीन, यानी जो मित्र है ना वो कौन है? लेखक है। तो इसमें बताया गया कि इनका मित्र जो है प्रयोगशाला के दरवाजे पर खड़ा था और उसकी जो हालत थी ना कुछ अजीबो गरीब थी, क्योंकि कोट पर धूल भी जमी हुई थी, चेहरा भी पीला पड़ गया था, बाल भी बिखरे हुए थे। उन्होंने एक मशीन बनाई थी जिस मशीन का नाम था टाइम मशीन। जैसे एक शब्द है जो पिंक कलर का है, पक्षाघात। पक्षाघात का अर्थ होता है लकवा मार जाना, अर्थात जैसे हमारे शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो उसको कहते हैं पक्षाघात। क्योंकि जब ये इन्होंने अपने मित्र की ये हालत देखी ना तो इनको ऐसा अनुभव हुआ जैसे हमारे शरीर का कोई हिस्सा बिल्कुल खत्म हो चुका है, जैसे हमें लकवा हो गया है। इनके मित्र ने एक टाइम मशीन बनाई थी। उसका दावा था कि उसकी यह मशीन काल की यात्रा करने में सक्षम थी और वह जो टाइम मशीन बनाई गई थी उसको बनाने वाला इनका जो मित्र था उसका दावा क्या था कि ये जो मशीन है ये काल की यात्रा करने में समर्थ है। काल की यात्रा अर्थात उस मशीन पर बैठकर वह अतीत में जा सकता था। काल की यात्रा का अर्थ क्या लिया गया है यहाँ कि अगर उस टाइम मशीन पर बैठे तो हम अपने अतीत यानी बीते हुए समय भी जा सकते हैं, भविष्य की सैर कर सकता था और उस पर बैठकर हम भविष्य में भी जा सकते हैं। इसलिए हमने अपने मित्र को एक नया नाम दिया था काल यात्री। तो लेखक बताता है कि इनका जो मित्र था इनको नया नाम दिया गया जिसका नाम रखा गया था काल यात्री। उसने हमें अपनी इस मशीन के बारे में कई बार बताया था और H.G. वेल्स जिसने टाइम मशीन बनाई थी उसने अपनी मशीन के बारे में ना कई बार अपने मित्रों को बताया था। उसका आकार एक कुर्सी जैसा था, उसमें अनेक यंत्र भी लगे हुए थे, उसमें 2 हैंडल भी लगे हुए थे। एक हैंडल घुमाने से भविष्य की सैर की जा सकती थी, दूसरा हैंडल अतीत में ले जा सकता था। तो उसका जो आकार था ये देखिए कैसा है? कुर्सी जैसा। अनेक यंत्र भी लगे हुए हैं, ऊपर
उसमें 2 हैंडल हैं, ये देखिए दोनों हैंडलों को इन्होंने पकड़ा हुआ है। एक हैंडल घुमाने से भविष्य की सैर की जा सकती है, तो दूसरा हैंडल घुमाने से अतीत में जाया जा सकता है। तो एक कुर्सी नुमा जो यंत्र बनाया था जिसका नाम था टाइम मशीन, जगह जगह देखिए टाइम दिख रहा है यहाँ, तो इसका नाम था टाइम मशीन। काल यात्री ने हमें आज भोज के लिए बुलाया था, तो जिस मित्र ने जो टाइम मशीन बनाई थी और इनके मित्रों ने इनका नाम रख दिया था काल यात्री, उन्होंने आज भोजन के लिए बुलाया था। जब हम उनके निवास स्थान पर पहुंचे तब न तो काल यात्री वहां था और न ही उसका काल यंत्र अर्थात टाइम मशीन। और उनके मित्र जब इनके घर आए भोजन के लिए, क्योंकि बुलाया गया था इनके मित्रों को, लेकिन जब वे इनके घर आए तो न तो इनका मित्र मिला और न ही उसने जो काल यंत्र यानी कि टाइम मशीन बना रखी थी ना, न वह मिले। उसने एक पत्र लिख छोड़ा था, उसमें लिखा था कि यदि मैं 7 बजे तक न आ पाऊं तो आप लोग भोजन शुरू कर देना। तो वह एक पत्र छोड़कर गया था और लिख दिया था कि अगर मैं 7 बजे तक न आ पाऊं तो आप लोग भोजन कर सकते हैं। हम सब उसी की प्रतीक्षा में बैठे थे और अब वह सहसा हमारे सामने था बदहवास हालत में। तो इसके मित्रों ने इनकी प्रतीक्षा की क्योंकि इकट्ठे भोजन करना चाहते थे, लेकिन जब वह अचानक से इनके सामने आया और बहुत ही बुरी हालत में वो था। थोड़ी देर बाद वह कुछ सामान्य हुआ, बदहवास था ना, कुछ समय बाद थोड़ा सा नॉर्मल हुआ वो, और उसने अपनी आप बीती बतानी शुरू कर दी और इसके मित्र ने उसके साथ क्या घटा वह बताना शुरू किया। उसने कहा, आज सुबह मैंने अपने काल यंत्र को पूरी तरह तैयार कर लिया था, अब उसका परीक्षण करना था। मैं कुर्सीनुमा काल यंत्र पर बैठ गया और मैंने भविष्य की यात्रा पर ले जाने वाला हैंडल खींचा। तो जैसे ही इनका दोस्त नॉर्मल हुआ उसने बताना शुरू किया। उसने कहा कि आज मेरा जो काल यंत्र टाइम मशीन था ना, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, उसका परीक्षण भी करना था कि ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं उस यंत्र पर बैठ गया और मैंने भविष्य की यात्रा करने वाला हैंडल खींच लिया। हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला गायब हो गई, क्योंकि जहां से मतलब कुर्सी पर बैठा ना, वो जिस प्रयोगशाला में वो कुर्सी नुमा टाइम मशीन रखी थी, वहां से वो गायब हो गई। पल भर में दिन निकलता और पल भर में रात हो जाती। क्यों? क्योंकि जो टाइम मशीन थी ना, इसको भविष्य की तरफ ले जा रही थी। काल यंत्र में लगी घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी, क्योंकि एक पल में दिन एक पल में रात यानी कि वो भविष्य की तरफ दौड़ रहा था। मैंने पल भर में 20वीं सदी पार कर ली थी, फिर 21वीं सदी और दूसरे पल में 22वीं सदी में पहुंच गया। तो इस तरह से वो कुछ ही समय में 2-3 सदियों को पार करता हुआ 22वीं सदी तक पहुंच जाता है। काल यात्री बताता है, मैंने सोचा इस तरह तो यात्रा का कहीं अंत ही नहीं होगा, इसलिए मैंने हैंडल खींच लिया। क्योंकि 20वीं 21वीं सदी ऐसे ही 22वीं सदी में पहुंच चुका था वो, तो उसने सोचा ऐसे तो फिर ये टाइम बंद ही नहीं होगा, इसलिए उसने उस टाइम को बंद करने के लिए क्या किया, हैंडल खींच लिया। अगले पल सैकड़ों बिजलियों के कड़कड़ाने की आवाज आई। जैसे ही काल यात्री ने हैंडल खींचा तो अगले पल बहुत ज्यादा जोर से आवाज आने लगी, जैसे कि बिजलियां कड़कड़ा रही हो। मारे भय के मेरी आंखें बंद हो गई। जो काल यात्री था वह डर जाता है। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैंने स्वयं को एक हरे भरे मैदान में पाया, और जब काल यात्री ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह हरे भरे मैदान में है। सामने एक विशाल मूर्ति थी, और जहां वो गिरा, जहां उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनके सामने एक विशाल मूर्ति थी। मिस्र के पिरामिडों के पास बने सफिक्स जैसी मूर्ति के दोनों ओर पंख थे। और जो मूर्ति थी ना, वो कैसी थी, मिस्र के पिरामिडों के पास बने सफिक्स जैसी मूर्ति के दोनों तरफ पंख लगे हुए थे। मूर्ति से कुछ दूरी पर गगनचुंबी अट्टालिकाएं थी, और उस मूर्ति से कुछ ही दूरी पर आकाश को चुम्बन करने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी, पर कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। काल यात्री ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पाया वहां एक मूर्ति थी, मूर्ति के पंख भी थे, और मूर्ति से कुछ दूरी पर गगनचुंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, लेकिन कहीं भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। जैसे मूर्ति देखिए, ये है काल यात्री, ये वो मिस्र के पिरामिडों के पास बनी सफिक्स जैसी मूर्ति जिसके 2 पंख, और इस मूर्ति के कुछ ही दूरी पर बड़ी बड़ी गगनचुंबी अट्टालिकाएं बनी हुई थी। काल यात्री कहता है, मैं गहरी सोच में पड़ गया। जब इन्होंने ऐसे देखा तो इनको काफी चिंता हुई। अचानक मेरे कानों में घंटियों की मधुर आवाज सुनाई दी।
अचानक से इनके कानों में घंटियों की आवाज सुनाई देती है। मैंने नजरें उठाई, देखा पंखदार मूर्ति के पास से कुछ लोग मेरी तरफ चले आ रहे हैं और जो कुछ व्यक्ति उस मूर्ति के पास से कालयात्री की तरफ आ रहे थे। थोड़ी देर में वे सब मेरे पास आ गए। उनकी आंखों में आश्चर्य था। जो आदमी इनकी तरफ देख रहे थे उनकी आंखों में हैरानी दिखाई दे रही थी। वे हैरान थे इनको देखकर। वे बेहद सुंदर भी थे। वे मुझे छूने के लिए आगे बढ़े। वे कालयात्री को स्पर्श करते हैं। वे आपस में बातें भी कर रहे थे, लेकिन उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन वे जिस भाषा में बात कर रहे थे वह भाषा जो कालयात्री है उसको समझ नहीं आ रही थी। हाँ, उनकी आवाज बेहद मीठी थी, बच्चों जैसी, और उसकी आवाज, उन आदमियों की आवाज जो है बच्चों की आवाज के समान बड़ी मीठी थी। अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड मौखिक क्वेश्चन देखिए। इस रचना के लेखक और अनुवादक का नाम बताइए। तो इस रचना के लेखक और कौन है? H.G. वेल्स। जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इस रचना के लेखक हैं H.G. वेल्स। अनुवादक कौन है? अनुवादक है श्री विद्याचरण शुक्ल। सेकंड क्वेश्चन, लेखक ने अपने मित्र को क्या नाम दिया? लेखक ने अपने मित्र को कालयात्री का नाम दिया। थर्ड क्वेश्चन, कालयात्री ने लेखक को क्यों बुलाया था? भोजन के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, कालयात्री ने अपना कालयंत्र कब और क्यों तैयार किया और फिर उसने क्या किया? यानी जिस दिन कालयात्री ने लेखक को भोजन के लिए बुलाया था ना, भोज के लिए बुलाया था, उसी दिन सुबह उसने कालयंत्र को कंप्लीट किया था। और उसका परीक्षण, और क्यों? क्योंकि उसको परीक्षण करना था। और फिर उसने क्या किया? फिर वह उसमें बैठकर भविष्य पर ले जाने वाले हैंडल को खींचकर भविष्य की सैर करने के लिए चला गया। फिफ्थ क्वेश्चन, आंख खुलने पर कालयात्री ने स्वयं को कहाँ पाया? एक हरे भरे मैदान में, जहाँ क्या था? जिसके सामने एक विशाल मूर्ति थी जो कि मिस्र के पिरामिड के पास बने सफिक्स जैसी मूर्ति के समान दिखाई दे रही थी। तो प्यारे बच्चों, आज फर्स्ट वीडियो थी हमारी, और ये आज हमने पढ़ा कि जो लेखक का मित्र था उसने एक टाइम मशीन बनाई थी जिसमें बैठकर हम भविष्य की सैर कर सकते हैं, तो अतीत में भी वापस जा सकते हैं। तो इनका मित्र उस कुर्सी नुमा टाइम मशीन में बैठकर भविष्य की यात्रा के लिए जा चुका है।